Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to boiler operations. दोस्तों जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक कॉमन सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि सभी फेस करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम्स। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटेड टू बॉयलर ट्यूब लीकेज। भाई आप सभी ने देखा होगा कि जो बॉयलर ट्यूब लीकेज फ्रिक्वेंटली होती रहती है कई प्लांटों में। क्या है, ये एक बड़ा इशू बन जाता है कि बार बार बॉयलर 15 दिन या 20 दिन चलता है, तो आफ्टर दैट क्या है सुपरेटर की या फिर इकोनोमाइजर की क्या ट्यूबें पंचर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है देखा जाए तो। और लोग जो अपने पावर प्लांट ऑनर बेस से काफी हेजिटेट होता रहता है कि पता नहीं यार बॉयलर में क्या हुआ कि इस वजह से जो बॉयलर की ट्यूबें लीकेज होती जा रही है। सो दोस्तों आज क्या है, आज इस वीडियो में हम वो फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको फ्रिक्वेंटली ट्यूब डैमेज होने से आपको बचाएगा। तो क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी पड़ती है ड्यूरिंग शटडाउन या बिफोर शटडाउन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इसी प्रॉब्लम से यदि गुजर रहे हो, यदि आपको प्लांट सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज, सो आपको ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में काफी अच्छे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल देंगे इवन लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉमन से फैक्टर्स यहाँ पे मैंने डिनोट किए हैं, आप देख ही रहे हो, मैंने अपने बोर्ड पे कुछ लाइनें मेंशन की हैं। तो दोस्तों वो क्या है, ये जैसे कि हम बॉयलर प्री चेक्स करते हैं, तो इसी तरीके से क्या है, ये भी हमें एक तरीके से ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम हमें क्या प्री चेक्स करना चाहिए आफ्टर बिफोर। तो क्या दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आपको बताएंगे कि ड्यूरिंग रनिंग टाइम हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारे ट्यूब लीकेज होने से बचे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने इसको टॉपिक को नाम भी दिया है अवॉइड बॉयलर ट्यूब फेलियर, कि भाई बॉयलर ट्यूब को पंचर होने से कैसे बचाएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो आपको मैं यहाँ से एक पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है कि जो पॉइंट है एडजस्ट फ्लेम टू अवॉइड फ्लेम इम्पिगमेंटेशन होता है ये। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, जो फ्लेम इम्पिगमेंटेशन होता क्या है, तो जैसे जहां पे भी आपको देखा होगा जो बर्नर फायर बॉयलर होते हैं जहां पर बर्नर यूज किए जाते हैं, जैसे कि अपने HSD फायर है बॉयलर होते हैं, जो डीजल फायर बॉयलर होते हैं, वहां पे क्या है ये टर्म यूज की जाती है फ्लेम इम्पिगमेंटेशन। इसका मतलब होता है कि भाई फ्लेम के द्वारा चोट लगना या फ्लेम का टकराना ड्यूरिंग आप जब भी आप ऑयल फायर बॉयलर आप ऑपरेट करते हो जिसमें बर्नर सिस्टम होता है, तो आप उसमें देखो कि फ्लेम इवन सपोज दैट कि मैं यहाँ पे है ये सिलेंड्रिकल टाइप है जो कि केसिंग है बॉयलर की, ये अपना उसका बर्नर है, तो फ्लेम देखो कि इसके सेंटर में ही रहे, ना कि इधर उधर का फ्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन ना। यदि इधर उधर इसके कांटेक्ट में जो भी फ्लेम आएगी तो क्या यहाँ पे उस सरफेस पे क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, तो क्या है उसकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे कि क्या है हमारी जो बॉयलर ट्यूब है वो पंचर होने की कारण होते हैं। आपको देखना चाहिए कि जो फ्लेम की का थ्रो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, इवन जो चारों तरफ से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्लेम नहीं आनी चाहिए ट्यूब्स के, जिससे क्या है आफ्टर साइड इरोजन भी हो जाता है ड्यू टू द फ्लेम पिगमेंटेशन। तो दोस्तों आपको यदि आप HSD फायर या फिर ऑयल फायर बॉयलर यूज करते हो तो आपको ये पॉइंट जरूर कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेजर ट्यूब थिकनेस रेगुलरली, बिल्कुल एक अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छी प्रैक्टिस जो कि पावर प्लांट्स इंजीनियर्स जो कि यूज करते हैं, ये काफी अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको इवन यदि आपका लाइफ स्पेन बॉयलर का 2 से इवन स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में है तो क्या है आपको 6 महीने या फिर 5 महीने इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपका लाइफ स्पेन क्या है ज्यादा है तो आपको 3 मंथ के ड्यूरेशन में भी क्या है आपको, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी शटडाउन हो आपको ये एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि
आपको इसको जो ट्यूब थिकनेस है जो आपको पता लगता रहेगा। यदि किसी भी ट्यूब की थिकनेस जो डिजाइन थिकनेस है, सो दैट की आपकी सुपरहीटर की ट्यूब थिकनेस 4.5 mm है, यदि उसका 30% यदि आपको ट्यूब थिकनेस रिड्यूस हो जाए तो सो दैट की 3.5 तो 3.8 तक क्या है वो आ जाए, तो क्या है आपको ट्यूब को रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि वो फिर आगे फेलियर का कारण ना बने। क्योंकि दोस्तों यदि एक ट्यूब लीकेज भी हो जाती है, यदि आप उसका कॉस्ट निकालोगे ना, तो फिर कभी मैं आपके साथ इसके बारे में कैलकुलेशन शेयर करूंगा कि एक ट्यूब पंचर हो जाएगी तो उसको अटेंड करने के पीछे कितना बड़ा प्रोसेस होता है और उसका क्या कॉस्ट आता है, वो आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो सो दैट ये हमें अपनी तरफ से और बिल्कुल ये अलर्ट रहना चाहिए कि हम अपनी जहां तक हो सके हम इस एक्टिविटी को अवॉइड करेंगे, ताकि हमारी बॉयलर ट्यूब पंचर ना हो। तो दोस्तों ये फ्रिक्वेंटली आपको ट्यूब थिकनेस मैपिंग जरूर करनी है। थर्ड पॉइंट है यूज ड्राई स्टीम फॉर सूट ब्लोइंग, कि भाई जो भी ड्राई स्टीम है जो हम ब्लोइंग करते हैं, जो LRSB से करते हैं और जो RSB से करते हैं, LRSB लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, RSB रोटरी सूट ब्लोअर, आप सभी जानते हो। तो दोस्तों जब भी हम कभी लाइन डिस्चार्ज करते हैं तो क्या है आपको देखना चाहिए कि जब तक उसमें से ड्राई स्टीम उसके ड्रेन से ना निकलने लगे तब तक आपको सूट ब्लोइंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि एज पर द मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस जो भी सूट ब्लोइंग का टेम्परेचर और प्रेशर है उसी पर आप सूट ब्लोइंग कीजिए। उस पर कई बार क्या होता है कि हमारे प्लांट मैनेजर या फिर हमारे शिफ्ट सुपरवाइजर क्या है आपको डायरेक्ट करते कि भाई नहीं यार आप 12 kg पे नहीं, आप 14 kg पे, जिससे कि ज्यादा जो अपना सूट पार्टिकल्स है वो ट्यूब से रिमूव होंगे। दोस्तों इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है हम अपनी जो ट्यूब थिकनेस है उसको रिड्यूस करने पे जा रहे होते हैं एट दैट टाइम। तो हमें ये चीजें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। एज पर गाइडलाइंस क्या है हमें वही चीजें फॉलो करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ड्यूरिंग सूट ब्लोइंग क्या है, इसके पीछे एक दो फैक्टर और है, जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि जो लेंस से जो स्टीम जेट निकल रहा है वो उसका एंगल क्या है, क्या वो प्रॉपर वे से जो ट्यूब की कैपिंग्स है उसके अंदर वो जेट इंजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो वो भी क्या है आपकी ट्यूब थिकनेस का इरोजन का भी एक वो कारण बनता है, जिससे कि हमारी जैसे डार्कली कॉन्टेक्ट में जेट की ट्यूब आएगी तो क्या है वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम समय में क्या आपको ट्यूबों को खा जाएगा जेट जो प्रेशर स्टीम का। आपको वो चीजें जरूर यहाँ पे देखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भाई मेंटेन ड्राफ्ट इन ऑल जोन्स ऑफ बॉयलर, या वो RD फैन का ड्राफ्ट है या वो FD फैन का ड्राफ्ट है, हर एक जोन्स में क्या है आपको जो एज पर मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन है वो आपको ड्राफ्ट मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है जब भी यदि आप हाई ड्राफ्ट मेंटेन करोगे कि क्या गैस वेलोसिटी हाई होगी, फ्यूल गैसेस की वेलोसिटी हाई होगी, तो क्या है वो बॉयलर ट्यूब्स का जो आउटर सरफेस है उस पर एब्रेसिवनेस उसका ज्यादा रहेगा, जिससे कि हमारी आउटर ट्यूब है वो क्या है वो जल्दी जल्दी इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट आपको ध्यान रखना है कि हर एक जोन में बॉयलर जोन में क्या है आपको प्रॉपर ड्राफ्ट मेंटेन रखना है एज पर द गाइडलाइंस। यदि आपको कहीं पे ड्राफ्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि वो हीटिंग सरफेस एरिया जोन या फिर वो पर्टिकुलर एरिया वो चौक तो नहीं हो गया है, क्योंकि ड्राफ्ट भी ये डिनोट करता है कि भाई यदि आपको प्रॉपर वैसे ड्राफ्ट नहीं मिल रहा है तो क्या है वो कहीं ना कहीं आपको चोकिंग का एक रीजन हो सकता है वहां पे। नेक्स्ट है इम्प्रूव कंबशन कंडीशंस। आपको जब भी आप बॉयलर ऑपरेशन करते हैं आपको इंश्योर होना चाहिए कि भाई आपका जो कंबशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर कंबशन के लिए मैंने इससे पहले भी काफी सारे वीडियो बनाए हैं कि आपको प्रॉपर कंबशन के लिए आपको 3T टाइम, टेम्परेचर और टर्बुलेंस का होना काफी अनिवार्य है ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। यदि आपका 3T बिल्कुल एग्जैक्ट है तो आपको ये चीजें फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सो दैट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम क्या है आपको जो भी अपना कंबशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। यदि प्रॉपर कंबशन नहीं होगा उसको दैट जैसे अपना बेड कोल्स का टेम्परेचर और हीट हो जाएगा, और हीट हो जाएगा तो जो
बेड कॉल की टेम्परेचर, जो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो क्या है, वो इफेक्ट होगी तो क्या है, वो धीरे धीरे जो अपनी बेड कॉल से उसको धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देगी। तो दैट इससे हमारी बेड कॉल की थिकनेस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इंश्योर कि आपका प्रॉपर कंबस होना जरूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है अवॉइड फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द बॉयलर। कि भाई यदि आपको अपने प्रोसेस के लिए बॉयलर चलाना है तो इंश्योर करो कि आप ऐसा प्लानिंग लेके चलो कि भाई ऐसा प्रोडक्शन प्लान लेके चलो कि भाई हमारा जो यूनिट है वो 1 से 1.5 महीने तक वो कंटिन्यू चले। ऐसा नहीं कि हमने कुछ छोटा सा प्लान ले लिया, उसमें हमने 15 दिन बॉयलर चलाया, फिर 2 दिन के लिए बंद कर दिया, फिर हमने 15 दिन के लिए चलाया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, जो हमारे जो बॉयलर है उसकी जो भी मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जैसे वाटर वॉल है, ट्यूब सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है, पीएच है, वहाँ पे क्या है इसकी मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो चेंज होती रहती है, जिससे कि थर्मल क्रैक होने आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दैट आप इंश्योर करें कि यदि आपका प्रोडक्शन प्लान कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, क्योंकि उसमें क्या है, उसके यदि बिहाइंड जो कॉस्ट होते हैं वो भी आपके मिनिमाइज होंगे। और काफी यदि आपको नहीं पता है कि एक लाइटअप के दौरान कितना सारा कैपिटल लॉस लग जाता है, तो ये सारी चीजें मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक लाइटअप में कितना कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट होता है। ये आप इजिली भी कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपके जो इनपुट्स है आपको उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपको पता लग जाएगा एक लाइटअप के पीछे कितना कैपिटल कॉस्ट होता है। सो दोस्तों आपको अवॉइड करना चाहिए कि जो हमारा फ्रिक्वेंटली स्टॉप रन का जो प्रोसेस है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारी जो ट्यूब की लाइफ है वो काफी लंबी हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटेन बॉयलर वाटर एंड फीड वाटर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि बॉयलर वाटर क्या होता है। बॉयलर वाटर वो होता है कि जो कि बॉयलर में सर्कुलेट हो रहा है। बॉयलर फीड वाटर है जो कि हमने डीएम प्लांट से हम फीड कर रहे हैं डिलीटर। क्योंकि दोस्तों इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी अपनी पीएच टीडीएस कंडक्टिविटी होती है, इसकी अपनी पीएच टीडीएस कंडक्टिविटी होती है। यदि दोस्तों आप देखोगे कि जो अपना फीड वाटर है उसका पीएच और टीडीएस कम होता है एज कम्पेयर टू द बॉयलर वाटर जो कि बॉयलर के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तो दोस्तों आपको चाहिए कि भाई जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर पीएच टीडीएस कंडक्टिविटी है बॉयलर वाटर की, वो फीड वाटर की, वो आपको मेंटेन रखनी है। इंश्योर आपको इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि जो भी अपना डीएम प्लांट ऑपरेटर है उसकी आप लॉकशीट चेक करिए जाके। आप देखिए कि जो लिमिट्स है उसको देखिए कि अभी रनिंग कंडीशन क्या है और डिजाइन लिमिट्स क्या है, तो क्या है आप उसको पता लग जाएगा आपको। और आपको ये काफी लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको कभी इंटरव्यू में जाना होगा तो क्या है आप वहां पे जाके आपको सारी चीजें पैरामीटर याद होंगे, तो क्या है आप इजिली से आप हर एक चीज की पीएच कनेक्टिविटी आप बता सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट है इन एरिया वेयर एरोजन इज मोर ट्यूब्स सील्ड मे बी यूज्ड। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि सुपर हीटर में मैंने एग्जांपल लिया कि भाई कोई जो हम एलआरएस भी ऑपरेट करते हैं, जो भी हम उसमें हमारा सुपर हीटर के गैप के अंदर जो लेंस इंजेक्ट होता है घूम के अंदर जाता है सुपर हीटर के अंदर, यदि किसी की लेंस का जो एंगल है वो चेंज है, वो इफेक्ट कर रहा है सुपर हीटर ट्यूब्स को, क्या है वहां पे क्या हम क्या लगा सकते हैं, सील्स लगा सकते हैं। सील्स मीन्स इवन हम कह सकते हैं कि स्लीव भी बोलते हैं हम वहां पे, कि सो दैट कि ये स्टीम जेट हमारी इस ट्यूब पे टकरा रहा है, तो क्या है हम क्या करेंगे, सपोज दैट मैंने ये मार्कर है मेरे पास, तो मैंने क्या किया उसकी ट्यूब लाइफ को इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या है इस मार्कर को पी से काट दिया, मैंने इसका एक पार्ट लगा के क्या है मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्या हो गया डबल सील्डेड हो गई। यहाँ पे मान सपोज दैट की 4.5 mm थिकनेस थी, अभी क्या होगा 10 mm थिकनेस हो गई, 9 mm थिकनेस हो गई इसकी। तो क्या है ये काफी लंबे टाइम तक इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। यदि ऐसी इस तरीके से भी कोई कंडीशन है तो हम क्या है सील्ड या फिर स्लीव हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्टीम जेट, या फिर जो अपनी फ्लू गैस वेलोसिटी है जहाँ पे ज्यादा होती है। मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने एक प्लांट के अंदर देखा था कि उसकी जो एपीएच ट्यूब्स है वो क्या है काफी इरोड हो जाती थी, जल्दी से इरोड हो जाती थी, क्योंकि क्या है उसमें हायर सल्फर कंटेंट था। ये पॉइंट आगे आने वाला है, क्या है उसकी क्या है, तो फिर क्या है जो वेट जोन था उसको जल्दी से ड्यू टू द एब्रेप्शनेस, ड्यू टू द हाई सल्फर कंटेंट इन फ्यूल,
तो क्या है वो जल्दी जल्दी से रिड्यूस होने लग जाता है। यदि रिड्यूस होने लग जाता है तो क्या है वो वहां से पंचर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से क्या है क्या फिर हमें वहां पे क्या है हम जो कैप वगैरह की स्लीव टाइप की कैप होती है उसको रिड्यूस करने के लिए जो एसएस मटेरियल की होती है उसमें क्या है उसमें हम उसको फंसा देते हैं जिससे कि कॉर्नर से जो इफेक्ट है उसका वो रिड्यूस हो सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वन है अवॉइड सडन चेंज ऑफ ट्यूब मेटल टेम्परेचर, अवॉइड थर्मल शॉक। काफी अच्छा पॉइंट है क्योंकि मैंने काफी देखा है काफी कैजुअलिटी हो जाती है जो जिस तरीके से लाड़ा ठेकेदार के प्लांट्स होते हैं उन पर क्या है काफी ऑपरेशन क्या है काफी लोड होता है कि भैया आप उसको जल्दी चला के दीजिए, जल्दी चला के दीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एज पर द मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस क्या है आपको जो स्टार्टअप करो होता है लाइटअप का वो उसको फॉलो कीजिए। जितने टाइम पे आपको टेम्परेचर चेंज करना है वो टाइम पर्टिकुलर लीजिए क्योंकि हर एक बॉयलर के अंदर हर एक सुपरहीटर है या फिर वाटर वॉल है या फिर एपीएच है या फिर इकोनोमाइजर, हर एक को अपना एक थर्मल एक्सपेंशन रिक्वायर्ड होता है। सो दैट उस थर्मल यानी स्पोदैट कि 3 महीने में सॉरी मैं 3 महीने बोल गया, स्पोदैट कि 3 हाउस के अंदर क्या है उसको 4 mm एक्सपेंड करना है। यदि आपको वहां पे एक्सपेंशन इंडिकेटर होते हैं कि भाई बॉयलर इसमें हॉरिजॉन्टली कितना एक्सपेंड हुआ, वर्टिकली कितना एक्सपेंड हुआ, वहां पे एक्सपेंशन इंडिकेटर होते हैं, आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो यदि आपको नहीं पता है कि आपके थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है बॉयलर का, आप जो बॉयलर मैनुअल्स होता है आप उसको फॉलो कीजिए अपने बॉयलर्स का, आपको वहां पे मिल जाएगा। कि दोस्तों जो स्टैंडर्ड नॉर्मली क्या होता है 8 से 12-13 mm तक का क्या है जो एक्सपेंशन होता है बॉयलर का वो हो सकता है वो, लेकिन क्या है बॉयलर टू बॉयलर क्या है ये डिफरेंट हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है हमें कभी भी सडनली से बॉयलर लाइटअप नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा थर्मल शॉक्स हो सकता है। थर्मल शॉक्स होगा तो क्या है हमारे ट्यूबवेल डैमेज होने के काफी हाई चांसेस होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूब फ्री फ्रॉम एक्सपेंशन चेक इन शटडाउन। काफी अच्छा पॉइंट है कि भाई जैसे मैंने थर्मल एक्सपेंशन की भी बात की कि यदि कभी आपको लगे कि जब आप ड्यूरिंग बॉयलर शटडाउन आप इंस्पेक्शन करते हो आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए यदि कोई भी सुपरहीटर ट्यूब बैंड तो नहीं हो गई है, कोई सुपरहीटर इकोनोमाइजर ट्यूब बैंड तो नहीं हो गई है, क्या उसका थर्मल एक्सपेंशन सही से नहीं हुआ है। यदि थर्मल एक्सपेंशन सही से नहीं हुआ तो क्या है ट्यूब क्या है एक तीर की तरह आपको मुड़ी मिलेगी। आपको उसका रूट को फाइंड करना है कि भाई किस वजह से, क्या क्लैंप को हमें सही डायरेक्शन में नहीं लगाया, प्रॉपर वे से नहीं लगाया, या फिर कोई ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन कोई किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये बैंड हुई है। तो क्या ये चीजें आपको ड्यूरिंग शटडाउन आपको जरूर फाइंड आउट करनी चाहिए जिससे कि हमारा ट्यूब डैमेज होने के चांसेस काफी रिड्यूस हो सकते। तो दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको मेंशन करूंगा कि एजिंग स्पोदैट किसी प्लांट की 4 से 5 साल तक ट्यूब डैमेज नहीं क्योंकि ये वो सारी चीजें ये प्रोसेस फॉलो करते थे। लेकिन क्या 6th ईयर में क्या है कि उनकी ट्यूबें डैमेज होना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों क्या है कि स्पोदैट की जो बॉयलर मैन्युफैक्चर करता है कि आपका जो सेफ ऑपरेशन है वो 5 साल तक होगा। यदि आप 6th ईयर भी आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ट्यूब्स एनी पार्ट ऑफ द बॉयलर। लेकिन क्या है वो अपने रिस्क पे होगा। तो दोस्तों क्या है स्पोदैट उन्होंने अच्छी तरीके से बॉयलर चलाया और इवन 4 से 5 साल तक विदाउट मेंटेनेंस किया उसका बॉयलर चल गया विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द सुपरहीटर। लेकिन क्या है उस टाइम स्पैन के दौरान क्या है उनकी ट्यूबें सुपरहीटर ट्यूब्स तो रिड्यूस होगी, श्योर सी है बात है कि ट्यूबें रिड्यूस होगी, थिकनेस रिड्यूस होगी। तो क्या है उस टाइम पे क्या अपना 3.5 या फिर 3.8 30% ऑलरेडी ट्यूब थिकनेस रिड्यूस हो गई। तो क्या है 6th ईयर तो श्योर सी बात है कि लीकेजेस आएंगे। तो सो दैट कि यदि आपको ये भी इंस्पेक्ट करना चाहिए क्या सुपर हीटर की एज या फिर बॉयलर की एज एक्सपायर तो नहीं होगी। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो कि आपकी बॉयलर ट्यूब्स लीकेज होती है। तो सो दैट इसका ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है जो अपना कोल क्वालिटी या फिर फ्यूल क्वालिटी। दोस्तों जो एज पर मैन्युफैक्चरर ने जो भी फ्यूल्स ऑपरेट करने के लिए दिए गए हैं तो क्या है दोस्तों उन्हीं फ्यूल का यूज कीजिए क्योंकि सो दैट यदि बॉयलर मैन्युफैक्चरर ने बोला कि आपको इंडोनेशियन कोल चलाना है लेकिन आप उसमें आप पेटकोक चलाने लग गए। पेटकोक की जीसीबी अलग होती है, जो इंडोनेशियन की जीसीबी अलग होती है। सो दैट क्या है उसमें फ्यूल गैस वॉल्यूम जनरेशन हाई होगा एज कम्पेयर टू दिस।
तो क्या है हमें उसके इसी तरीके से क्या है जो भी रिकमेंडेड फ्यूल है, यदि बायोमास बेस्ड है या फिर कोल बेस्ड है या फिर लिक्विड फ्यूल बेस्ड है, तो आप वही फ्यूल का यूज कीजिए जो कि बॉयलर मैन्युफैक्चरर ने आपको रिकमेंड की है। यदि आप उसके अपोनेंट आप यदि जाओगे तो क्या है हमारी जो ट्यूब्स वॉल्स है कि उन पे क्या स्ट्रेस कंसंट्रेशन हाई होगी, टेम्परेचर कंसंट्रेशन हाई होगी, इरोजन हाई होगा, सो दैट ये क्या है हमारे फर्दर क्या है लीड्स टू फेलियर ट्यूब। तो दोस्तों नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, नॉक्स फॉर्मेशन, रिड्यूस द नॉक्स फॉर्मेशन। यदि आपका जो कोल है उसमें आपको देखना चाहिए कि जो जनरेशन ऑफ नॉक्स है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि क्या है जो नॉक्स यदि जनरेशन हो तो क्या है उसका जो फायर साइड है क्या है वहां पे आपका जो कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट वो भी क्या है लीड्स टू द रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द ट्यूब, जिससे कि हमारी फर्दर जाके जो ट्यूब्स है क्या है वो उसका जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी और जिससे हमारी बॉयलर की जो ट्यूब है वो डैमेज हो। तो ये तो थे 10 से 11 पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। मैं आशा करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करोगे जिससे कि आपकी ट्यूब पंचर होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जो वीडियो वॉच करते हैं मेरे सब्सक्राइबर उनकी संख्या ज्यादा है जो एज कम्पेयर टू द जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। सो दोस्तों ये मैं आपको यहाँ पे एनालिटिकल आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि जो 75 to 80% पीपल्स है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन क्या है ज्ञान तो सभी लेके जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री है ये आप सब्सक्राइब करना, तो डोंट बी हेजिटेट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप मेरे से जो कि मैं सीखा हूँ अपने मेंटोर से, कहीं ना कहीं आप भी कुछ नया नहीं यहाँ से लेके जाएंगे, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों आपको ये बस यहाँ पे जो डाटा गिवन है इसको रिड्यूस करना है, इसको जो 26 है उसको इंक्रीज करना है, जो फिर 75 to 76 है उसको क्या है रिड्यूस करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी। उससे पहले यदि आप मुझे इस वीडियो में पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe this channel, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन